गंगापुर गांव के एक कोने में रघु मिट्टी के घर में अपनी पत्नी सुमित्रा, बेटे अर्जुन और बेटी राधा के साथ रहता था। रघु के पास फलों का बगीचा था जिसमें वह खेती करके फल उगाता और उन्हें बाजार में बेच दिया करता। उनका परिवार मेहनती और ईमानदार था, लेकिन इस बार की गर्मी ने उन्हें कड़ी परीक्षा में डाल दिया था। गर्मी अपने चरम पर थी और गांव में पानी की भारी किल्लत हो गई थी। इसी बीच रघु अपने फलों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल जाता है। जैसे ही रघु बाजार के कोने पर पहुंचा, उसने एक ठंडी छांव में अपनी टोकरी रखी और जोर से आवाज लगाई, आम ले लो भाई साहब, ताजा ताजा मीठा आम सीधे खेत से लाया हूं, कोई मिलावट नहीं, किसान का अपना फल। इतने में उसका बचपन का दोस्त हरि वहां आ जाता है। रघु ने मुड़कर देखा तो उसका बचपन का दोस्त हरि सामने खड़ा था। सालों बाद मिलना हो रहा था। अबे ओ रघु, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हरि, कितने सालों बाद मिला है यार। तू तो शहर चला गया था ना नौकरी के लिए। हाँ भाई, वहीं हूँ अभी भी, लेकिन आज गांव आना हुआ तो सोचा बाजार घूम लूं। और देखो किससे मुलाकात हो गई। हरि ने उसके फलों को ध्यान से देखा और कहा, ये आम तो देखने में ही लाजवाब लग रहे हैं, खुशबू तो दूर से आ रही थी। खुद उगाए हैं भाई, दिन रात मेहनत की है, बस अब इन्हीं से घर चलता है। 1 किलो आम दे दे यार, घर ले जाऊंगा, बच्चों को तेरा आम खिलाऊंगा। और भाई बता पैसे कितने देने हैं 1 किलो आम के? तू पागल है क्या? तेरे लिए तो फ्री में दूंगा, भाईचारा भी कोई चीज होती है। नहीं रघु, तू मेरी बात सुन, ये आम तेरी मेहनत है, तेरे खून पसीने का नतीजा है। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मेहनत की कीमत मिलनी चाहिए, नहीं तो तू भी हमें शहर वालों की तरह लगने लगेगा। रघु हरि से 1 किलो आम लेकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे बाजार में भीड़ बढ़ने लगी और देखते देखते रघु के सारे फल बिक जाते हैं, जिससे रघु को थोड़ी राहत मिली। वह घर पहुंचा और सुमित्रा से बात करने लगा। सुमित्रा, मैं पड़ोस के काका राम प्रसाद के यहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, गर्मी में हमारे तालाब का पानी सूख जाता है। हर साल वही हमें पानी देते हैं, तभी हमारी फसल बच पाती है। इस बार भी उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। ठीक है, उनको मेरा नमस्ते कहना। और हाँ, अर्जुन और राधा इस बार नया पंखा लेने की जिद कर रहे थे। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो जरूर ले आना। रघु अपने पुराने कपड़े पहनकर काका राम प्रसाद से मिलने के लिए निकल पड़ा। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? अरे रघु, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे आए? काका, आपको तो पता ही है कि हर साल गर्मियों में हमारा तालाब सूख जाता है। आपकी मदद से ही मेरी फसल बचती है, जिसके कारण ही मेरे खेत में फल तैयार होते हैं। इस बार भी मुझे आपकी सहायता चाहिए। बेटा, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें पानी दूंगा तो मेरा तालाब भी सूख जाएगा और मेरी अपनी फसल नष्ट हो जाएगी। काका, ऐसा मत कहिए। अगर मेरी फसल बर्बाद हो गई तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? मुझे माफ कर दो रघु, लेकिन इस बार मैं पानी देने की हालत में नहीं हूँ। रघु भारी मन से घर लौट आया और सुमित्रा को सारी बात बताई। दोनों बहुत दुखी हो गए। कुछ ही दिनों में तेज धूप और पानी की कमी की वजह से रघु की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। सूखे खेतों को देखकर उसका दिल बैठ गया। बच्चों की मासूम हंसी भी अब चिंता में बदल गई थी। अब क्या करेंगे? बच्चों की परवरिश कैसे होगी? मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सेठ गोपाल दास के यहाँ मजदूरी करूंगा, लेकिन परिवार को भूखा नहीं रहने दूंगा। जब तालाब पूरी तरह सूख गया और फसल नष्ट हो गई तो रघु को मजबूरी में सेठ गोपाल दास के यहाँ मजदूरी करनी पड़ी, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। हे भगवान, ये कैसी गर्मी पड़ रही है इस बार। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सिर पर ही बैठ गया हो। घर के बाहर पैर रखना मुश्किल हो गया है। हाँ सुमित्रा, इस बार तो पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो इस गर्मी से बचना मुश्किल हो जाएगा। पानी की भी भारी किल्लत हो गई है। कुएं और नल दोनों सूख गए हैं। खेतों में नमी तक नहीं बची। सही कह रहे हो। मैं भी सोच रही हूँ इस बार किसी के यहाँ काम ढूंढ लूँ, जिससे थोड़ा बहुत खर्चा निकल आए। बच्चों की पढ़ाई, राशन और घर के बाकी खर्चे सब कुछ संभालना मुश्किल हो गया है।
गर्मी बढ़ती ही जा रही है। सोच रहा था इस बार एक पंखा ले लूं। वैसे भी बिना पंखे की रात में सोना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को भी चैन से सोने का मौका मिलेगा। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। पिछले महीने ही अर्जुन की किताबें और राधा की स्कूल की फीस जमा की थी। अब ऐसे में पंखा खरीदना आसान नहीं होगा। सुमित्रा अर्जुन और राधा को पास के सरकारी स्कूल छोड़कर घर लौट आई। उसका मन बेचैन था। सुमित्रा, अब 9 बजने वाले हैं। मैं भी काम पर निकलता हूँ, नहीं तो सेठ गोपाल दास फिर ताने देने लगेगा। देर से पहुंचा तो आज की मजदूरी भी काट लेगा। ठीक है, ये रात की बची हुई रोटी ले जाओ। धूप बहुत तेज है, इसे खाकर पानी पी लेना। खाली पेट इतनी मेहनत करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। रघु थैली में रोटी रखकर काम पर निकल पड़ा। घड़ी में 9 बज चुके थे, लेकिन फिर भी सूरज आग उगल रहा था। सड़कें तप रही थीं और हवा भी गर्म महसूस हो रही थी। अरे रघु, ये क्या? इतनी देर से आ रहा है। काम का कोई टाइम नहीं तेरा? तुझे पता है ना कि हर मिनट मेरे लिए कितना कीमती होता है। सेठ जी, क्या बताऊं, घर से जल्दी चला था, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि रास्ते में सिर चकराने लगा। 2 मिनट छांव में बैठ गया, इसलिए देर हो गई। बहाने मत बना। हम तुम्हें काम के लिए पैसे देते हैं, टाइम के बाद आने के लिए नहीं। काम करना है तो हमारी शर्तों पर कर, वरना और भी मजदूर लाइन में खड़े हैं। सेठ जी, मजदूरी ही कर रहा हूं, थोड़ी समझदारी दिखाइए। इस चिलचिलाती गर्मी में जान की भी फिक्र करनी पड़ती है। आखिर हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं। अगर जान की इतनी फिक्र है तो मेहनत मजदूरी छोड़ दे और जाकर छांव में सो। लेकिन फिर शाम को खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। गरीब आदमी की यही सच्चाई है, मेहनत नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। रघु चुप रह गया। उसने अपना गुस्सा पी लिया और चुपचाप काम में लग गया। थोड़ी देर काम करने के बाद सभी मजदूर आराम करने लगते हैं। ये गर्मी हमें मार डालेगी। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज हमारी पीठ पर बैठ गया हो। काम करना भी मुश्किल हो गया है। हाँ भाई, लेकिन मजदूर आदमी के लिए धूप छांव सब बराबर है। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक पेट में रोटी जाती है, और जब हाथ पैर जवाब दे दें तो फिर सेठ के दरवाजे से भी भीख तक नहीं मिलती। यही तो सबसे बड़ा दुख है भाई। हम गरीबों की कोई कीमत ही नहीं है। जब चाहे हमें काम में झोंक दो और जब मन करे निकाल फेंको। हमारी जिंदगी किसी पुराने कपड़े जैसी है, जब तक फटे नहीं तब तक चलती है, और जब फट जाती है तो किसी कोने में फेंक दी जाती है। सही कहा। सुबह से लेकर रात तक हड्डी तोड़ मेहनत करो, फिर भी सेठ के ताने सुनो, और अगर एक दिन बीमार पड़ गए तो मजदूरी भी कट जाती है। हमें इंसान नहीं, सिर्फ एक काम करने वाली मशीन समझा जाता है। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सेठ गोपाल दास वहां आ गया। क्या बकबक लगा रखी है? काम पर लग जाओ, वरना निकाल दूंगा। सेठ की आवाज सुनते ही सभी मजदूर फिर से काम में जुट गए। हर रोज रघु सूरज से पहले उठता है, काम पर जाता है, पसीना बहाता है और शाम को खाली जेब के साथ लौटता है। कितनी बार बच्चों को भूखा सुलाया है हमने। उनका मासूम चेहरा देखकर मन भीतर से टूट जाता है। अब मुझे चुप बैठने का हक नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। शायद मेरे भी हाथ किसी काम में लग जाएं। सुमित्रा उठती है और बिना कुछ बोले घर से निकल पड़ती है। सूरज सिर पर चढ़ा था, लेकिन उसके कदम तेज थे। वह गांव के अमीर मोहल्ले में जाती है और एक बड़े से घर के सामने रुकती है। मालकिन, मालकिन, कोई है अंदर? क्या है? यूं चिल्ला क्यों रही हो? क्या जरूरत है दरवाजा पीटने की? माफ कीजिए मालकिन, मैं दरअसल काम की तलाश में आई हूँ। घर की हालत बहुत खराब है। बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुट पा रहा। खाना बनाना आता है, झाड़ू पोंछा, सफाई, जो भी काम हो कर लूंगी। हमारे यहाँ तो पहले से 1 रसोइयाँ हैं, और वैसे भी गरीबों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। पहले काम मांगते हैं, फिर घर की चीजें को चोरी कर ले जाते हैं। मालकिन, आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ, लेकिन हर गरीब चोर नहीं होता। मैं सिर्फ रोटी के लिए काम चाहती हूँ, ईमानदारी से मेहनत करने के लिए। बस 2 वक्त की इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगर तुझे खाना बनाना आता है तो कल सुबह आ जाना, लेकिन सुन, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना, और रसोई में हाथ लगाने से पहले अच्छी तरह हाथ मुंह धोना। और हाँ, पैसे ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं, जितना दूंगी उसी में खुश रहना होगा।
ठीक है मालकिन, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। सुमित्रा भारी कदमों से वापस लौटती है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ उम्मीद भी है। घर पहुंचते ही बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। मम्मी, आज बहुत भूख लगी है। स्कूल में भी कुछ खाने को नहीं था। खाना क्या है? आज मैं काम ढूंढने गई थी। उस घर की मालकिन ने थोड़ी सी बची हुई सब्जी और सूखी रोटी दे दी। गरम करके लाती हूँ, खा लेना बेटा। तभी रघु घर में दाखिल होता है, पसीने से लथपथ, थका हुआ। आ गए, आज तो बहुत देर कर दी। मुझे आज एक घर में खाना बनाने का काम मिल गया है, लेकिन उनके व्यवहार में इज्जत नहीं थी। बोले कि रसोई छूने से पहले हाथ धोकर आऊं, जैसे हम गंदे हों। चलो, कम से कम किसी ने काम तो दिया। कुछ मिलेगा तो सही। अब बच्चों के लिए कुछ पक सकेगा। रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक माँ बाप की आवाज और उम्मीद की लौ जल रही थी, जो कह रही थी, देख सुमित्रा, बच्चे कैसे चैन की नींद सो रहे हैं। काश हम भी उनके जैसे सो सकते। न चिंता, न बोझ। बच्चों को सुकून से सुला पाए, बस वही सबसे बड़ा सुख है। भले हम भूखे रहें, लेकिन उन्हें भूखा न देखना पड़े। यही सबसे ज्यादा तोड़ता है मन को। पूरे दिन की मजदूरी और एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। क्या यही है हमारी किस्मत? अगर हम ही हार मान लेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा रघु? हमें ही उनके लिए लड़ना होगा। शायद हमारी किस्मत न बदले, पर उनकी जिंदगी जरूर बदलेगी। तू सही कहती है सुमित्रा। जब तक जान में जान है, तब तक कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। हो सकता है एक दिन हमारी मेहनत ही हमारे बच्चों का भविष्य बना दे। अगली सुबह भी कुछ नया नहीं था। वही तपती धूप, खाली पेट और पेट भरने की उम्मीद लिए रघु काम पर निकल पड़ा। घर में खाना नहीं था और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। भूखा प्यासा वो काम पर पहुंचा। कुछ देर काम करने के बाद रघु को अचानक चक्कर आ जाते हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अरे मोहन, खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी जा, मालिक को बुला। जल्दी जा, कुछ कर। मोहन दौड़ते हुए मालिक के पास पहुंचा। सांसें फूली हुई थीं। सेठ जी, रघु गिर पड़ा है। लगता है उसे चक्कर आ गया। तो अब तुम्हारा ये रघु काम भी नहीं कर सकता। ये कोई मजदूरी है कि जरा सी धूप में चित्त हो जाए। चलो, चलकर देखते हैं क्या हुआ उस कामचोर रघु को। जैसे ही सेठ गोपाल दास वहां पहुंचता है, रघु को होश आ जाता है। सेठ जी, माफ कीजिए, सुबह से कुछ खाया नहीं था। शायद कमजोरी के कारण चक्कर आ गया। तो इसमें मेरा क्या दोष है? तू घर से खाकर क्यों नहीं आता? हम कोई धर्मशाला चला रहे हैं जो तेरे भूखे पेट का बोझ उठाए? बाकी मजदूर चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर और बेबसी थी। सब जान रहे थे कि अगर उन्होंने एक शब्द भी बोला तो उनका हश्र भी यही होगा। हमको ऐसे कमजोर और बहानेबाज मजदूर नहीं चाहिए। जा, तेरा आज से हिसाब खत्म। अब यहाँ मत दिखना। सेठ जी, मेरी नौकरी मत लीजिए। मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। एक वक्त की रोटी का भी सहारा नहीं रहेगा। मुझे तेरी घर की कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। निकल जा यहाँ से, और आइंदा इधर दिखा तो अच्छा नहीं होगा। रघु का दिल जैसे फट गया। वो धीरे धीरे उठकर घर की ओर लौट पड़ा। मन में खालीपन और आंखों में हार का सन्नाटा। रघु घर पहुंचा तो बाहर चुपचाप बैठ गया। जब सुमित्रा को यह पता चलता है तो तुरंत काम से वापस आने लगती है और कहती है, रघु, ये क्या हाल बना रखा है? तुम बाहर ऐसे क्यों बैठे हो? सब खत्म हो गया सुमित्रा। सेठ ने आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? पर क्यों? आखिर क्या हुआ? सुबह कुछ खाया नहीं था। कमजोरी लग रही थी। काम करते करते चक्कर आ गया और गिर पड़ा। सेठ ने देखा और बिना कुछ सोचे समझे निकाल दिया। एक पल को भी ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे एक पूरा परिवार है। रघु, तुम हिम्मत मत हारो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। शायद आज हार गए हों, लेकिन कल जरूर कोई रास्ता खुलेगा। हम दोनों साथ हैं, और जब तक साथ हैं, कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं। अरे गीता, सुनती हो? जा सुमित्रा को बुला के ला। उसके पति को सेठ ने काम से निकाल दिया। अब घर पर ही होगी। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। बहुत मेहमान आने वाले हैं। काम भी बहुत है। सफाई, सजावट, रसोई, सब कुछ मुझे समय पर चाहिए। और सुन, उसके पूरे परिवार को भी बुला लेना।
उसके बच्चे और पति भी देख लें अमीरों की दावत कैसी होती है। शायद उनके नसीब में पहली बार कुछ अच्छा खाना हो। ठीक है मालकिन, मैं अभी जाकर बुला लाती हूँ। अरे सुमित्रा, सुन रही है? कोई है घर में? अरे गीता दीदी, इतनी धूप में सब खैरियत तो है? हाँ, सिठानी जी ने भेजा है। कह रही थी आज उनके बेटे का जन्मदिन है, तुझे शाम को काम पर बुलाया है। और सुन, पूरे परिवार को भी साथ लाना कहाँ है। उनका कहना है कि इन गरीबों को भी कभी अच्छा खाना देखने का मौका मिले। ठीक है दीदी, आ जाएंगे। बच्चों को भी अच्छा लगेगा, कब से ढंग का खाना नहीं खाया उन्होंने। कौन था दरवाजे पर इतनी गर्मी में? गीता दीदी थी। मालकिन ने बुलाया है, आज उनके बेटे का जन्मदिन है, पूरा परिवार साथ चलेगा। अरे सुमित्रा, आ ही गई तू। सुना है रघु को काम से बाहर कर दिया गया है। कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब गीता की मदद कर सजावट में और बच्चों को हॉल में बैठा दे, पर देख सामान को तोड़ फोड़ न दे। जी मालकिन, जैसा आप कहें। सुमित्रा रसोई में काम कर रही है। बच्चे पास के कोने में खेल रहे हैं। अर्जुन उत्सुकता से चारों तरफ देख रहा है। सब कुछ उसके लिए नया और चमकदार है। राधा, ये पौधा कितना सुंदर है और ये गमला भी कितना बड़ा। क्या हम ऐसा घर बना सकते हैं? अर्जुन धीरे से गमले को छूता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और गमला जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। अचानक एक जोरदार आवाज, कांच के टुकड़ों की गूंज हॉल में भर जाती है। मालकिन और सभी लोग तेजी से अंदर आते हैं। ये क्या किया इस नालायक बच्चे ने? कितना कीमती गमला था वो, इटली से मंगवाया था मैंने। मालकिन माफ कर दीजिए, बच्चा है, गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं किया उसने। मैं काम के पैसे से कटवा लूंगी उसका खर्चा। तू भी अपनी औकात भूल गई है सुमित्रा, और अब तेरे बच्चे भी वही कर रहे हैं। अब निकलो मेरे घर से और कान खोलकर सुन लो, दोबारा कभी इस घर की दहलीज पर भी मत आना। तुम लोगों ने मेरा पूरा पार्टी का माहौल बिगाड़ दिया। घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं। सुमित्रा, रघु और बच्चे चुपचाप अपने छोटे से घर की ओर लौट आते हैं। आज फिर हमारी औकात हमें याद दिला दी गई सुमित्रा। हमारे बेटे से जरा सा गमला क्या टूट गया, तेरी मालकिन ने तुझे काम से निकाल दिया। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर आवाज आती है। रघु, अरे रघु भाई, जाग रहे हो क्या, या फिर थक कर सो गए? रघु दरवाजा खोलता है। मोहन सामने खड़ा है, हाथ में एक थैला और चेहरे पर चिंता की रेखाएं। मोहन, इतनी रात को सब ठीक तो है? भाभी और बच्चों के लिए थोड़ा खाना लाया हूँ। आज तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा लगा। भाई, हम गरीब भले हैं, पर एक दूसरे का सहारा जरूर है। मोहन भैया, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब आपने हमें इंसान समझा। एहसान नहीं सुमित्रा बहन, ये तो इंसानियत है। कल जब मेरा बुरा वक्त आए, तुम लोग भी यही करोगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही परिवार भोजन करने बैठता है, तभी बाहर से एक और आवाज आती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर में कोई है बेटा? कौन हो बाबा? हम तो गरीब लोग हैं, देने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरी इस छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत है। आप चाहें तो अंदर आकर हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। हे पुत्र, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर कुछ खाने को हो तो थोड़ा सा दे दो। भगवान तुम्हारे परिवार को सदा सुखी रखे। सुमित्रा कुछ पल सोचती है, फिर खाना लेकर बाबा के सामने रख देती है। बाबा खाना खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट भोजन है पुत्री, क्या थोड़ा और मिल सकता है? हाँ बाबा, जितना हमारे पास है सब आपके लिए है। बाबा धीरे धीरे सभी प्लेटों का खाना खा लेते हैं। तुम दोनों धन्य हो, भूखे पेट एक बाबा को खाना खिलाकर तुमने पुण्य कमाया है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा घर हमेशा खुशियों और अन्न से भरा रहे। बाबा धीरे धीरे चले जाते हैं। सुमित्रा, अब खुद क्या खाएंगे? जितना था वो सब बाबा को दे दिया। इतने दिन भूखे रहे, आज भी रह लेंगे, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाने का सुकून अलग होता है। जैसे ही वे घर के अंदर जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। कमरे में चावल, दाल, सब्जियां, पैसे और अन्य खाद्य सामग्री के बोरे रखे हुए हैं। ये सब
ये कहां से आ गया? ये तो जादू जैसा है। लगता है वो बाबा कोई आम इंसान नहीं थे रघु, वो हमारे लिए देवता बनकर आए थे। रघु तालाब की ओर टहलने निकलता है और देखता है तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। कुछ हफ्ते पहले तक तो ये तालाब बिल्कुल सूखा पड़ा था। अचानक इतना पानी कहां से आ गया? रघु दौड़ते हुए घर आता है। सुमित्रा, सुमित्रा, चलो मेरे साथ। तालाब में पानी भर गया है। क्या सच में? हे प्रभु, वो बाबा सच में कोई साधारण इंसान नहीं थे। रघु फिर से खेतों में मेहनत करता है और इस बार उसके खेत में पहले से कहीं ज्यादा फल उगते हैं। फलों को लेकर वह बाजार जाता है और अच्छे दामों में बेचता है। अब देखो सुमित्रा, हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ रघु, मेहनत, विश्वास और सेवा भाव ने हमें ये दिन दिखाया है। अब ये गर्मी हमें नहीं झुलसाएगी, हम हंसी खुशी जिएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और मजेदार, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।